साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। तो दोस्तों, आप लोगों ने आपातकाल का नाम तो कई बार सुना होगा। हमेशा आप सुनते आ रहे होंगे कि हमारे भारत देश में आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, आज इसी बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। अगर हम साथियों कहें तो हमारे संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान दिखाया गया है या लिखा गया है वो भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। साथियों, क्या है ये? अगर हमारे भारत देश में किसी भी तरह की समस्या आती है तो केंद्र सरकार आपातकाल लगा सकती है। संविधान में इन प्रावधानों का जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। आखिर साथियों, ये लगाया क्यों जाता है? कभी कभी मन में डाउट आते हैं कि आपातकाल भैया लगता क्यों है। तो साफ सी बात है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि देश के ऊपर किसी तरीके का खतरा पैदा ना हो, देश में एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, हमारे भारत देश में लोकतंत्र मौजूद रहे। इन सभी वजह से हमारे भारत देश में आपातकाल की व्यवस्था की गई है, या हम कह सकते हैं आपातकाल लगाया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है। दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियाँ हमारे यहाँ पे केंद्र के हाथ में आ जाती है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे राज्य हैं वो सभी प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के कंट्रोल में हो जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तन कर देते। दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे आपातकाल लग जाता है तो सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में आ जाती है। इतना क्लियर? चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया। संविधान में मतलब बताया गया है कि 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 3 प्रकार के। किन किन वजह से आपातकाल लगाया जाता है, पहले ये देख लेते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। या तो हमारे यहाँ पे युद्ध हो, या कोई बाहरी देश से आक्रमण हो गया हो, या हमारे देश में आपस में ही कोई विद्रोह हो गया हो, तब क्या है कि हमारे यहाँ पे 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। याद रहे साथियों, यहाँ पर 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आगे देखते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, अगर किसी राज्य में संविधान विफल हो गया है तो वहाँ पर भी 356, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो वहाँ पर लगाया जाता है। तीसरा क्या है साथियों? वित्तीय, अगर भारत में किसी प्रकार की वित्तीय प्रॉब्लम हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या होता है साथियों? कभी कभी मन में ये बात आती है कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब देश में पैसे रुपए के मामले में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रहे 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में। पहला 352, दूसरा 356 और तीसरा 360। तो हमेशा याद रखना 352, 356, 360। कभी कभी पूछ लेते हैं कि 352 किससे संबंधित है। 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। और जब कब वो लगाया जाता है? जब देश में बाह्य आक्रमण हो जाता है या युद्ध होती है तब लगाया जाता है। दूसरा दोस्तों 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। और तीसरा दोस्तों है 360, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम, वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होती है? जब पैसे रुपए के मामले में देश में समस्या आती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। दोस्तों, इसे कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर होती है। देखो दोस्तों, इसमें स्लाइड में दिख रहा होगा, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनसे आसन्न खतरा है। देखो दोस्तों, ये क्या है कि घोषणा किस आधार पर की जाती है। देखो, घोषणा करता कौन है? सबसे पहली चीज करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? यदि उसे लगे कि भारत के किसी भाग को सुरक्षा को लेकर के, मतलब भारत में किसी प्रकार की या तो युद्ध होने वाला हो या तो भारत में बाह्य आक्रमण होने वाला हो, मतलब उसे थोड़ा सा भी ऐसा लग जाए कि हाँ, भारत के ऊपर अब समस्या है या भारत के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, वो 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। आगे है राष्ट्रपति राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उससे पहले भी उद्घोषणा की हो या ना की हो। ऐसी उद्घोषणा लागू हो यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ, तब ये बात जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जैसे मन चाहे वैसे उद्घोषणाएं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि उसे अचानक से उसे ये सारी डिसीजन लेने पड़े, तो वो डिसीजन ले सकता है। अकेले प्रधानमंत्री को बुला करके उसे संसद के किसी सदन में तब जाना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमेशा याद रखना, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर, मतलब कोई बाहरी देश जब आक्रमण हम पे करे, उस आधार पर की जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर, जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तो इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल को भी दो भागों में बांट दिए। पहला बाह्य आपातकाल और दूसरा आंतरिक आपातकाल। मतलब जब बाहरी देश हम पर हमला करे तो उसे हम बाह्य आपातकाल, और जब अंदर हमारे समस्या पैदा हो तो उसे हम आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही लागू किया जा सकता। कई सारे क्वेश्चंस ये मुझसे पूछे गए कि सर ये बताइए कि जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो क्या वो संपूर्ण देश के लिए ही होता है? तो साथियों, हमेशा याद रखना, ऐसी उद्घोषणा संपूर्ण देश के लिए भी हो सकती है या देश के किसी एक भाग पर भी लागू की जा सकती है। जरूरी नहीं है, कहीं कंपलसरी नहीं है कि पूरे देश में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो हमेशा याद रखना, यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए कि एक भाग पर भी लागू किया जा सकता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया। शुरुआत में तो साथियों यही था कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होगा, लेकिन जब हमारे यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि आपातकाल की भारत के किसी भी एक भाग में लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। प्रारंभ में संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था। मतलब शुरुआत में क्या था दोस्तों, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी। याद होगा आप लोगों को, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तरह तरह की बात सामने निकल करके आती हैं। तो मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं वहाँ पर कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि संविधान में समय समय पर क्या किया गया? संशोधन किया गया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति मतलब अगर करना चाहे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, तो उसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आगे ये लिखा गया, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ जाए। ठीक है। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी थी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस उद्देश्य के बारे में बताया था। दोस्तों, इतिहास में पहली बार हुआ हमारे भारतीय संविधान में कि कोई प्रधानमंत्री
बिना अपने मंत्रिमंडल की सलाह से, ध्यान से सुनना दोस्तों, बिना अपने मंत्रिमंडल की सलाह से ऐसे घोषणा कर दी थी। और जब उन्होंने राष्ट्रपति को ये सारी बात लिख दी चिट्ठी के द्वारा, लेटर के द्वारा, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को ये सारी बातें बाद में बताई। नहीं तो क्या नियम है कि दोस्तों, सबसे पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों को पता होना चाहिए कि हाँ, क्या डिसीजन लिया जा रहा है या क्या डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री लेने वाले हैं। आगे देखते हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा का परिचय दिया। 1978 में क्या हुआ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि जो प्रधानमंत्री अकेले निर्णय लेते हैं, इस संभावना को क्या कर दिया गया, समाप्त करने का परिचय दिया गया। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री समय समय पर अपनी ही बात रखते रहेंगे तो मंत्रिमंडल का सदस्य होने का क्या फायदा। आगे देखते हैं। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था। दोस्तों, भारत में अगर कभी भी, ध्यान से सुनना, 1975 के बाद कभी भी आपातकाल लगाया जाएगा तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायिक समीक्षा का मतलब उससे किसी भी कोर्ट रूम में नहीं ले जाया जा सकेगा। कई लोग सोचते हैं कि चलो हम इसे कोर्ट में चुनौती देते हैं, तो कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा भाग है कि आखिर हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की, मतलब जैसे राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है कुछ बोल करके, मतलब कि चलो ठीक है आज से आपातकाल लग गया, तो अगली उद्घोषणा में मतलब आया फिर से कहेगा कि आज से आपातकाल खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपातकाल खत्म हो जाता है। ऐसे उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो संसद में ही ये सारी बात को जा करके बोले, वो संसद के बाहर भी कहीं से भी बोल सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। भाई अगर लोकसभा कह दे कि आज से निरस्त, तो निरस्त, राष्ट्रपति को बात माननी ही पड़ेगी। यह सुरक्षा उपाय भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। मतलब ये जो बात निकल करके आई थी जब हमारे यहाँ पे संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब ये सारी बातें निकल कर सामने आई थी। आगे देखते हैं। संशोधन के पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक के से समाप्त कर सकता था तथा लोकसभा के इस संदर्भ में कोई नियंत्रण। देखो दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे संशोधन नहीं हुआ था 44वां संशोधन के पहले, 1978 के पहले, तो राष्ट्रपति कोई भी घोषणा करे तो अपने विवेक से समाप्त कर सकता था। लेकिन उसके बाद क्या है कि अब उसे लोकसभा की बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर उसे स्वविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव, उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव निम्न दो तरीके से इसे समझाया गया। क्या? पहला, केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, मतलब ये लोकसभा से पारित हो, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता है। मतलब पहला केवल लोकसभा से पारित हो जाए, दूसरा लोकसभा तथा राज्यसभा से। पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया गया हो, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से। यहाँ पे दो शर्तें हैं दोस्तों। पहला है उसे साधारण बहुमत मिला हो। बहुमत के बारे में किसी दिन मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये साधारण बहुमत विशेष बहुमत होता क्या है। तो मतलब पहले को क्या है कि साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है, स्वीकार होना जरूरी है, और जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। और जैसे ही पास हो जाता है वैसे ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्लियर साथियों? इसको थोड़ा सा याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे, तो देखो दोस्तों इसमें लिखा गया आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र तथा दरगामी प्रभाव होते हैं। मतलब जैसे ही आपातकाल लगता है हर किसी के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देता है। इन परिणामों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, केंद्र राज्य संबंध, दूसरा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, अगला मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। दोस्तों इसका जो प्रभाव है केंद्र राज्य पर भी पड़ता है, लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल पर भी अपना प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं बल्कि ये मौलिक अधिकारों पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। अगर कहा जाता है कि हमसे कोई हमारा मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता है, आप लोग हमेशा सुनते होंगे, लेकिन साथियों हमेशा याद रखना जब देश में आपातकाल लगा हो तो आप
कोई आपसे आपके अधिकार छीनेगा नहीं, लेकिन आपके अधिकारों में ऑटोमेटिक कटौती हो जाएगी। ठीक है, जैसे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में भैया लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप कह रहे हो कि हमें तो भैया आज़ादी मिली हुई है, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गलत है। मतलब क्या होता है, उस समय हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, जो अधिकार मिले होते हैं वो कम हो जाते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के इसके कार्यकाल पर भी, मतलब 5 साल 6 साल जो होता है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आप लोगों ने वित्तीय आपातकाल के लिए मुझे काफ़ी कमेंट किया था, सर वित्तीय आपातकाल के बारे में बता दीजिए। तो साथियों, आज मैं वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा, हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। देखो दोस्तों, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया हो, अभी आप लोगों ने सुना था कुछ दिन पहले कि भारत में कोरोना वायरस चल रहा है और अभी भी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर कहा गया कि देखो, देश में हो सके तो वित्तीय आपातकाल लग सकता, मतलब ऐसी अफवाहें उड़ी कि सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, सरकार अब वित्तीय आपातकाल लगाएगी। तो मतलब ऐसा तो कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। तो मतलब जब भी राष्ट्रपति का मन हो, वो केंद्र और राज्य के मध्य करों में क्या कर सकता है, करों जो कर हैं उसको संशोधित कर सकता है, या टैक्स में बदलाव कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों के दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता। भाई, जब इसमें देखो साफ सी बात लिखी गई है, जब केंद्र के पास पैसे ही नहीं होंगे, जब केंद्र के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो राज्य को क्या देगा। तो मतलब वो मन कहे तो वो कम भी कर सकता है और मन करे तो उसे वो समाप्त भी कर सकता है। भाई, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो क्या हम कम करेंगे? नहीं, हम एकदम से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, और ये जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो ये तब तक लगा रहता है जब तक वित्तीय वर्ष खत्म नहीं हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति अगर ऐसी घोषणा करना चाहे तो उसे लोकसभा तथा राज्यसभा में ये सारी चीज़ों को पास कराना होता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन आए और वित्तीय आपातकाल लगा दे, नहीं, बल्कि उसे दोनों सदनों के पटलों पर रखना होता है ताकि वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा सके। क्लियर दोस्तों? तो हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्य को दिए जाने वाले धन को कम या समाप्त कर सकता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक वित्तीय वर्ष चलता है। तीसरा, प्रत्येक दोनों सदनों में रखा जाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।